नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका स्वागत है। इस कार्य में आप सीखेंगे कि इफ फंक्शन का उपयोग करके कुछ डेटा माइनिंग कैसे करें। डेटा माइनिंग के पीछे का विचार यह है कि आप अपने पास पहले से मौजूद डेटा लेते हैं और उससे नया या अतिरिक्त डेटा बनाते हैं। डेटा माइनिंग के रूप में आप अलग अलग फंक्शन और विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य फंक्शन जिसका उपयोग किया जाता है वह है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का उपयोग करते समय हम डेटा के बारे में एक प्रश्न पूछ रहे होते हैं और फिर हमें दो उत्तर मिलते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रश्न के लिए उत्तर सही होगा या गलत। उदाहरण में जाने से पहले आइए पहले पिछले कार्य से लागू किए गए फिल्टर को हटा दें ताकि हम सभी बिक्री दिखा सकें। हम बिक्री प्रतिनिधि कॉलम पर जाएंगे और फिर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और सभी बिक्री को फिर से दिखाने के लिए सभी का चयन करेंगे। आइए देखें कि हम एक उदाहरण के साथ इफ फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे जो समझने में आसान होगा। मान लीजिए कि जब किसी ऑर्डर में 20 या उससे ज्यादा कुर्सियां होती हैं तो क्लाइंट को 5% थोक छूट मिलती है। हम सबसे पहले यह पता लगाना चाहते हैं कि किस बिक्री में 20 या उससे ज्यादा कुर्सियां थीं, ताकि यह पता चल सके कि हमें छूट को बिक्री पर लागू करना है या नहीं। हमारी तालिका में हम एक नया कॉलम जोड़ने जा रहे हैं जिसे हम छूट कहेंगे और हम इसे कुल कॉलम के दाईं ओर कर सकते हैं। कॉलम M में हम हेडर डिस्काउंट के रूप में लिखेंगे और एंटर दबाने के बाद एक्सेल स्वचालित रूप से पहचान लेगा कि हम अपनी तालिका में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ रहे हैं। हम इस कॉलम को थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं और इसलिए इस कॉलम में हम नहीं के लिए N रखने जा रहे हैं यदि बिक्री में थोक छूट नहीं है, क्योंकि 20 से कम कुर्सियां थीं। यहाँ के लिए Y उन बिक्री के लिए जिसमें 20 से अधिक कुर्सियां थीं और थोक छूट होगी। हम इसे इफ फंक्शन के साथ करने जा रहे हैं। सेल M5 में हम अपने इफ फंक्शन से शुरू करने जा रहे हैं। हर फंक्शन की तरह हम बराबर चिन्ह से शुरू करते हैं और फिर हम इफ टाइप करेंगे और यहाँ आपको एक्सेल के अलग अलग इफ फंक्शन की सूची दिखाई देगी। हम सिर्फ नियमित इफ फंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं और यहाँ एक छोटी सी तरकीब यह है कि हम टैब पर क्लिक कर सकते हैं और एक्सेल हमारे फंक्शन के लिए कोष्ठक खोल देगा और सूचीबद्ध करेगा कि हमें कोष्ठक के अंदर क्या शामिल करना है। हमारे पास तार्किक परीक्षण है, जो वह प्रश्न है जिसका हम उत्तर दे रहे हैं कि यदि बिक्री में 20 से अधिक कुर्सियां या 20 कुर्सियां या उससे अधिक थीं, तो हम उत्तर के रूप में क्या मान चाहते हैं। यदि यह सत्य था जो हमारे मामले में हाँ के लिए Y है और यदि शर्त गलत है तो मान जो इस मामले में नहीं के लिए N है। आइए अपना फंक्शन लिखें ताकि हम यह जांच सकें कि क्या सेल J5 20 से अधिक या बराबर है। हम सेल J5 पर क्लिक करेंगे, फिर हम पूछेंगे कि क्या यह 20 से अधिक या बराबर है। फिर हम सत्य स्थिति के लिए प्रतिक्रिया के रूप में Y चाहते हैं और चूंकि हम एक पाठ प्रतिक्रिया के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए हमें उद्धरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए उद्धरणों के भीतर Y और फिर अल्पविराम N यदि यह गलत है और फिर हम कोष्ठक बंद कर देंगे और हम एंटर दबाएंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण लिखने के बाद यह तालिका के शेष कक्षों को स्वतः भर देता है और आइए जांचें कि क्या यह समीकरण काम करता है।
पहले मामले में हमारे पास n है क्योंकि उस पहले सेल में बेची गई कुर्सियों की संख्या 15 थी जो 20 से कम है, लेकिन फिर दूसरे में हमारे पास y है क्योंकि 22 कुर्सियां बेची गईं जो 20 से अधिक या बराबर है, इसलिए यह काम करता है। बहुत बढ़िया। इसे देखना आसान बनाने के लिए हम शायद सेल के बीच में टेक्स्ट को संरेखित कर सकते हैं, इसलिए आइए पूरे n कॉलम को हाईलाइट करें और फिर हम अपने टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित कर सकते हैं ताकि हम n और y को देख सकें। और अब इसके साथ हम जानते हैं कि किन सेल में थोक छूट होगी और किन सेल में नहीं, और हम चाहें तो डेटा को फिल्टर करके केवल छूट वाली सेल दिखा सकते हैं। अब इस उदाहरण के साथ इसे थोड़ा और अभ्यास करने के लिए जारी रखें। छूट वाली सेल और न वाली सेल को सूचीबद्ध करने के बजाय मान लें कि हम वास्तव में सेल के लिए अंतिम मूल्य की गणना करना चाहते हैं, केवल उन बिक्री पर छूट लागू करना चाहते हैं जिनमें 20 या अधिक कुर्सियां थीं। हम इसे इफ फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। हम कॉलम n पर एक नया कॉलम बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा दाईं ओर खींचूंगा और हम इस नए कॉलम को उदाहरण के लिए अंतिम मूल्य नाम देने जा रहे हैं। हम एंटर पर क्लिक करेंगे और यह फिर से पहचान लेगा कि यह हमारी तालिका का एक नया कॉलम है और इफ फंक्शन का उपयोग करने के लिए हम पिछली बार की तरह ही शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए बराबर इफ कोष्ठक खोलने के लिए टैब दबाएं और हमारे मामले में तार्किक फंक्शन वही है जो हमारे पास पहले था, जहां हम पूछ रहे हैं कि क्या J5 20 से बड़ा या बराबर है। लेकिन अब प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक जटिल है, क्योंकि यदि यह सत्य है तो हम छूट को उस कुल मूल्य पर लागू करना चाहते हैं जिसकी हमने गणना की है, और 20 या अधिक कुर्सियों की बिक्री के लिए अंतिम मूल्य इस प्रारंभिक कुल का 95% होगा जिसकी हमने गणना की है, जो कि 5% की छूट लागू करेगा। इसलिए 100 में से 5 घटाने पर हमें 95 प्राप्त होगा। तो 95% को दशमलव के रूप में करने के लिए 0.95 है और हम इसे गुणा करने जा रहे हैं, इसलिए हम एक तारांकन चिन्ह का उपयोग करेंगे और फिर इसे उस कुल से गुणा करेंगे जिसकी हमने पहले गणना की थी। अतः यदि हमारा उत्तर सत्य है तो यह L5 का 0.95 गुना होगा, किंतु यदि यह असत्य है तो हम छूट लागू नहीं करना चाहते, इसलिए हम अल्पविराम लिखेंगे और असत्य के लिए हमारे पास केवल कक्ष L5 होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस पर छूट लागू हो, और फिर हम कोष्ठक बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे और यह स्तंभ के शेष कक्षों को स्वतः भर देगा। और अब हम इसकी जांच कर सकते हैं, इसलिए उन सभी बिक्री के लिए जिनमें छूट नहीं थी अंतिम कीमत कुल के समान होनी चाहिए। इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारी पहली बिक्री के लिए, लेकिन दूसरी बिक्री के लिए जिसमें छूट थी, अंतिम कीमत आप देख सकते हैं कि यह हमारे आरंभिक कुल से थोड़ी कम है, जिसका अर्थ है कि 5% की छूट लागू की गई है। अब हम कुल कॉलम को हाईलाइट करके और यह बताकर इस कॉलम को फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमारे पास इस कॉलम में मुद्रा है, और अब हम देख सकते हैं कि यह US डॉलर में बदल गया है, और चूंकि वे बहुत बड़ी संख्याएं हैं इसलिए हम दशमलव के बाद 0 को हटा सकते हैं 2 बार घटाए दशमलव आइकन पर क्लिक करके, और अब हमारे पास अंतिम मूल्य के साथ हमारे नए कॉलम के लिए फॉर्मेट है।